इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर, जो भी हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ में। No, ma'am. Okay. Here it is. Paths to modernization. ये कर रहे थे हम. डेली लाइफ, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो जो हमने लास्ट पढ़ा था तो आप पूछ सकते हैं. No, ma'am. नो मैम या यस मैम? आवाज़ क्लियर नहीं है आप लोगों की. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेली लाइफ के बारे में या इमर्जिंग एज ए ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं. नहीं आई है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे. सो आई सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. The, No. the 1964 Olympics held in Tokyo marked a symbolic coming of age. In much the same way, the network of high speed Shinkansen or bullet trains started in 1964, which ran at 200 miles per hour. Now it is 300 miles per hour, have come to represent the ability of the Japanese to use advanced technologies to produce better and cheaper goods. अब क्या हुआ था यहाँ पे, हमने लास्ट जैसे पढ़ा था कि ये बाहर का सपोर्ट भी ले रहे थे यूएस, और चीज़ यूएस से भी अपनी हेल्प ले रहे थे जिससे इनके भी मॉडर्नाइजेशन जो है वो अच्छे से हो, इनके भी डेवलपमेंट हो. बाहर बच्चों को भेज भी रहे थे अपने यहाँ से पढ़ने के लिए, जो कि पहले ये नहीं कर रहे थे. ठीक है, अब इन्होंने शुरू कर दिया था. तो उससे क्या हुआ था, 1964 के अंदर ओलंपिक्स के अंदर टोक्यो ने एक बहुत ही अच्छी इमेज मार्क करी थी. ठीक है, और उसी तरीके से वहाँ पर हाई स्पीड शिंकानसेन या बुलेट ट्रेन जो है वो शुरू हो गई थी 1964 में ही. अब आप देखिए इनके यहाँ बुलेट ट्रेन कब से शुरू हो रही है, 1964 में ही इनके यहाँ पे बुलेट ट्रेन शुरू हो गई है. ठीक है, विच रैन, अब वो जो भाग रही थी उसकी स्पीड क्या थी, 200 मील पर आवर, प्रति घंटा. और कई बार जो है वो 300 माइल्स भी कवर कर लेती थी सिर्फ एक आवर में. हैव कम टू रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ जापानीज टू यूज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी. अब ये सब चीज़ें क्या दिखा रही थी, ये जो इनके बुलेट ट्रेन चल रही है और ये सब चीज़ें क्या शो कर रही हैं कि ये कितने इनकी एबिलिटी दर्शा रही है कि ये कितने लायक हैं कि ये यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोड्यूस कर रहे हैं ये अच्छे गुड्स, लेकिन चीपर गुड्स मतलब सस्ते. The 1960s saw the growth of civil society movements as industrialization had been pushed with utter disregard to its effect on health and the environment. अब 1960 में क्या हुआ था, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स जो है वो शुरू हो गए थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को उन्होंने मान लिया था कि ये हमारे गलत असर डाल रहा है हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट पे. कैडमियम पॉइजनिंग which led to a painful disease was an early indicator, followed by mercury poisoning in Minamata in 1960s and problems caused by the air pollution in the early 1970s. अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि किसी भी चीज़ के साथ में कोई किसी भी चीज़ के बेनिफिट्स होते हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. ठीक है, उसके साथ में कुछ, अब इनके यहाँ पे बुलेट ट्रेन वगैरह सब शुरू हो गई है टेक्नोलॉजी से. अब उससे क्या हो रहा था, इनके यहाँ पे एनवायरनमेंट और हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी. कैडमियम पॉइजनिंग एक तरीके का पॉइजन है. ठीक है, जिससे क्या होता है, ये बहुत ही दर्दनाक डिजीज़ है. ये बहुत पहले ही इनको एक इंडिकेटर के तौर पे दिख गया था कि
इसके बाद में क्या हुआ था, इनके मर्क्यूरी पॉइजनिंग शुरू हो गई थी। इन मिनामाटा जगह का नाम है 1960 में। प्रॉब्लम्स जो है किस लिए हो रही थी, फिर उसके बाद में 1970s के दौरान यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है वो शुरू हो गया था। यहाँ पे अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो उस समय बढ़ रही थी। अब जैसे कि अपने आज के उससे कंपेयर करें, तो किसी को पता था कि ये कोरोना क्या है, या एक छोटा सा बैक्टीरिया जो है वो इतनी ज़्यादा तबाही मचा देगा? नहीं पता था ना। तो वैसे ही इन लोगों को भी नहीं पता था, और इनके एयर पोल्यूशन के कारण भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। Grassroots pressure groups begin to demand recognition of these problems as well as compensation for the victims. अब ग्रास रूट प्रेशर्स यानी कि जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इस चीज़ को लेकर के सजग हो गई थी, और उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था कि जिन भी लोगों के साथ में, जो भी लोग जो इसके विक्टिम रहे हैं, जिनके साथ में बुरा हुआ है, जो पीड़ित है, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। गवर्नमेंट एक्शन एंड न्यू लीगल रेगुलेशंस helped to improve the conditions. From the mid 1980s, there has been an increasing decline in the interest in environmental issues as Japan enacted some of the strictest environmental controls in the world. अब गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उसने नए रेगुलेशंस लगाए, यानी नए रूल्स लेके आए जिससे इनकी कंडीशन सुधरे। 1980s के मिड के दौरान, यानी बीच में, यहाँ पर एकदम से डिक्लाइन आया था। जो एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे थे, उनमें एकदम गिरावट आई थी, यानी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम हुई थी। और जापान ने बहुत ही स्ट्रिक्टेस्ट एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, यानी कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए थे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, मतलब उस जमाने में वर्ल्ड के कंपैरेटिवली देखा जाए तो जापान फॉलो कर रहा था एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, रूल्स और रेगुलेशंस जो है उन्हें मान रहा था। टुडे एज अ डेवलप्ड कंट्री, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जापान जो है किसके कैटेगरी के अंदर आता है? डेवलप्ड कंट्री के अंदर आ रहा है, और इंडिया अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। It faces the challenge of using its political and technological capabilities to maintain its position as a leading world power. अब एक डेवलप्ड कंट्री की तरह आज भी ये कई सारे चैलेंजेस जो है, जो भले वो पॉलिटिकल हो या टेक्नोलॉजिकल हो, ये अपनी पोजीशन को फिर भी मेंटेन कर रखा है उसने। एक वर्ल्ड के अंदर एक लीडिंग पावर की तरह है ये, यानी कि ये आगे है देश। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर पढ़ेंगे चाइना के बारे में। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ते हैं। द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ चाइना हैज रिवॉल्व अराउंड द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू रीगेन सोवरेनिटी and the humiliation of foreign occupation and bring about equality and development. मॉडर्न हिस्ट्री जो है चाइना की, वो घूमती है इर्द गिर्द सिर्फ एक चीज़ के, सोवरेनिटी और ह्यूमिलिएशन का एंड हो। फॉरेन ऑक्यूपेशन जो है, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज यहाँ पर, मतलब इनके लोगों को जो ह्यूमिलेट कर रही है उस तरीके से, और सबको इक्वालिटी मिले और डेवलपमेंट मिले। देखिए आयरनी, देखिए ये बिलीव कर रहे हैं इक्वालिटी और डेवलपमेंट में, जहाँ पे अभी इन्हीं की वजह से सारा डेवलपमेंट रुका हुआ है देश का, बाकी सारे वर्ल्ड का। चाइनीज डिबेट्स वर मार्क्ड बाय द व्यू ऑफ थ्री ग्रुप्स। अब चाइनीज डिबेट्स जो हैं वो तीन ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, द अर्ली रिफॉर्मर्स सच एज कांग योवी 1858 से 27, लियांग क्वाचो 1873 से 1929, try to use traditional ideas in new and different ways to meet the challenges posed by the West. अब इनके जो रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि ये पहले और दूसरे, इन्होंने क्या किया, पुराने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को ही अलग अलग तरीकों से अप्लाई करना शुरू करा, जो वेस्टर्न कंट्रीज इनके सामने चैलेंजेस रख रही थी उसको फेस करने के लिए। सेकेंड, रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरीज सच एज सुन यात सेन, the first president of republic, were inspired by ideas from Japan and the West. अब ये जो थे रिपब्लिकन रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी सुन यात सेन, ये पहले प्रेसिडेंट रहे हैं रिपब्लिक के, और ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे जापान और वेस्ट के आइडियाज़ से। The Third Communist Party of China (CCP) wanted to end age-old inequalities and drive out the foreigners. अब ये थर्ड जो रही है कम्युनिस्ट पार्टी, इनका मानना था, इनका मानना था कि विदेशियों को बाहर निकालो, और जो देश के लोग हैं
उनको करो चेक, मतलब उनको देखो, उनको इनक्वालिटी जो है उसको हटाओ, एज ओल्ड इनक्वालिटीज हटाओ कि उम्र के हिसाब से काम वगैरह नहीं, क्योंकि इनके यहाँ तो काम करने की कोई वो नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। और फॉरेनर्स को बिल्कुल बाहर कर दो, ड्राइव आउट फॉरेनर्स। ये कम्युनिस्ट पार्टी थी। The beginnings of the modern China can be traced to its first encounter with the West in the 16th and 17th century, when Jesuit missionaries introduced Western science such as astronomy and mathematics. मॉडर्न चाइना की शुरुआत जो है कब देखी गई, जब वेस्ट में 16 से 17 के अंदर मिशनरीज ने इंट्रोड्यूस करी थी साइंस की टेक्नोलॉजी, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। Limited though its immediate impact was, it set in motion even that gathered momentum in the 19th century, when Britain used force to expand its lucrative trade in opium, leading to the first opium war. अब क्या हुआ था, ये बता रहे हैं। चाइना चाइना जो है मॉडर्न चाइना, उसने अपना पहला इनकाउंटर कब किया था, जब 16th और 17th सेंचुरी के अंदर मिशनरी जो वहाँ के लोग थे वेस्टर्न साइंस को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उनके अंदर कॉन्सेप्ट आ रहे थे एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के। ठीक है, तब मॉडर्न चाइना की शुरुआत हो रही थी। और इसका एकदम से इम्पैक्ट कब आया था, धीरे धीरे, शुरुआत में धीरे था इम्पैक्ट, लेकिन बाद में धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ने लगा, यानी स्पीड पकड़ने लगा। और 19th सेंचुरी के अंदर जब ब्रिटेन ने यूज़ करना शुरू करा था अपने गलत तरीके से ओपियम का यूज़ शुरू करा था, जब यहाँ पे हुई थी ओपियम वॉर 1839 से 42 के अंदर। और उस समय जो रूलिंग डायनेस्टी थी क्विंग डायनेस्टी, उनकी डिमांड जो थी रिफॉर्म और चेंज की, वो कहीं ना कहीं हट गई थी। ओपियम वॉर एक यूरोपियन पेंटिंग के तहत आपको दिखाया गया है। ये ओपियम ट्रेड, द डिमांड ऑफ चाइनीज गुड्स सच एज टी सिल्क एंड पोर्सिलीन क्रिएटेड अ सीरियस बैलेंस ऑफ ट्रेड प्रॉब्लम्स। अब क्या हुआ था, जब चाइना के बर्तन, पोर्सिलीन और सिल्क और टी की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी थी, तो उससे क्या हो गया था, व्यापार में प्रॉब्लम आने लग गई थी, बैलेंस बिगड़ गया था। वेस्टर्न गुड्स डिड नॉट फाइंड अ मार्केट इन चाइना। वेस्टर्न गुड्स को बिल्कुल भी चाइना में बिक्री नहीं हो रही थी उनकी। सो पेमेंट हैड टू बी इन सिल्वर, और उनको पेमेंट जो है काय में करनी थी, सिल्वर में करनी थी। ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड अ न्यू ऑप्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, नया ऑप्शन निकाला, ओपियम, विच ग्रू इन इंडिया, जो उगता है इंडिया के अंदर। दे सोल्ड द ओपियम इन चाइना, उन्होंने बेचा चाइना के अंदर ओपियम, एंड गेव द सिल्वर दैट दे अर्न टू कंपनी एजेंट्स इन कैंटन इन रिटर्न ऑफ लेटर्स ऑफ क्रेडिट। और उन्होंने सिल्वर जो उनको पे करना था, उसकी बजाय इनको तो पकड़ा दिया ओपियम, और सिल्वर जो देना था वो अपने कंपनी एजेंट्स को भेज दिया, जो उन्होंने उनसे कर्जा उधार ले रखा था उसको। द कंपनी यूज द सिल्वर टू बाय टी सिल्क एंड पोर्सलिन टू सेल इन ब्रिटेन। अब उस कंपनी ने क्या करा, कंपनी के एजेंट्स ने ये टी सिल्क और पोर्सलिन खरीदा, ठीक है, और उसको बेचा ब्रिटेन में। दिस वॉज द ट्रायंगुलर ट्रेड बिटवीन ब्रिटेन, इंडिया और चाइना। ये एक ट्रायंगुलर ट्रेड की तरह देखा गया था ब्रिटेन, इंडिया और चाइना के बीच में। डू यू नो व्हाट इज ओपियम? आपको पता है ओपियम क्या होता है? Yes, ma'am. क्या होता है? Ma'am, this is a type of afim. गुड। ये एक तरीके से ड्रग है, ठीक है, जो इंडिया में उगता है और उग रहा था उस समय, और इनको ने इंडिया से लेकर के दिया चाइना को, और चाइना को जो सिल्वर कॉइन्स देने थे वो तो दे दिए ब्रिटेन को। और ये इस तरीके से एक ट्रायंगुलर साइकिल जो है ट्रेड की वो चल रही थी। ये था ओपियम ट्रेड, जिसके कारण क्या हुआ था, ओपियम वॉर 1839 से 42 के बीच में। और जो क्विंग डायनेस्टी के वहाँ पर उस समय रूल चल रहा था, वो क्या हो गया था, खराब, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे अपने रिफॉर्म और चेंजेस लाने की, वो कहीं ना कहीं वीक हो रहे थे। ठीक है। Qing reformers such as Kang Woi and Liang Husho realized the need to strengthen the system and initiated policies to build a modern administrative system, a new army, an educational system, and set up the local assemblies to establish constitutional government. They saw the need to protect China from colonization. अब ये जो दो लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे इस डायनेस्टी के, कांग यूवी और लियांग ख्यूशाओ, इनको समझ में आने लगा कि हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, और हमें पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की। एक नई आर्मी बनानी पड़ेगी, नया एजुकेशनल सिस्टम लाना पड़ेगा, और लोकल असेंबलीज को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जिससे हमारी सरकार जो है वो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट
जो स्टैब्लिश करने की सोच रहे थे, सरकार को चला सकें, क्योंकि इनको दिख रहा था अगर हमें चाइना को बचाना है ब्रिटेन से, कॉलोनाइजेशन से, तो ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी थी इनके हिसाब से। ठीक है। द नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ colonized कंट्रीज वर्क पावरफुली ऑन चाइनीज थिंकर। अब इनको दिख रहा था इंडिया के अंदर, एज यू नो, कि कितने सालों तक इन लोगों ने राज किया है, कॉलोनाइजेशन चला है, कई सारी कंट्रीज के अंदर कॉलोनाइजेशन चला ही है। ठीक है। तो ये जो नेगेटिव एग्जाम्पल दिख रहा था इनको, बाकी जहाँ पे कंट्रीज के अंदर कॉलोनीज बना दी थी, तो चाइनीज थिंकर्स जो है बहुत पावरफुली सोचने लगे। The partition of Poland in 18th century was a much discussed example. और पोलैंड का जो पार्टीशन हुआ था 18th सेंचुरी में, वो एक एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था। so much so that they so much so that by the late 1890s it came to be used as verb to Poland us, बोलन वू। अब इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा था ये कि उसको एक फ्रेज की तरह यूज़ करने लग गए थे ये लोग, एक वर्ब की तरह यूज़ करने लग गए थे, टू पोलैंड अस, यानी बोलन वू, यानी कि हमारा भी पार्टीशन एक तरीके से कर दिया जाएगा। इंडिया वॉज अनदर सच एग्जाम्पल, और इंडिया भी जो है दूसरा एग्जाम्पल था। पोलैंड का पार्टीशन तो था ही, और दूसरे उसके बाद में इंडिया का पार्टीशन जो है वो भी एक एग्जाम्पल था, जिसको देख करके चाइनीज थिंकर्स एक्टिव हो गए थे। In 1903, the thinker Liang Qiushuo, who believed that only by making people aware that China was a nation would they be able to resist the West, wrote that India was a country that was destroyed by a non-country, that is the East India Company. अब ये जो थिंकर है इन्होंने बोला है कि लोगों को बिलीव करवाना पड़ेगा, उनको जागरूक कराना पड़ेगा कि चाइना एक नेशन है जो वेस्टर्न कल्चर से दूर रह करके भी एग्जिस्ट कर सकता है। और उन्होंने ये लिखा कि इंडिया जो कि एक कंट्री थी उसको खराब किया है, एक डिस्ट्रॉय किया है एक नॉन कंट्री, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक कंपनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे इंडिया को। ये अपने लोगों को क्या कर रहे थे, इस तरह की बातें बोल करके प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे। He criticized Indians for being cruel to their own people and subservient to the British. अब इन्होंने क्रिटिसाइज किया, आलोचना करी इंडियंस की जो अपने ही लोगों को लेकर के इतने क्रूल थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि राजा लोग भी अंडर आ गए थे ब्रिटिशर्स के, और वो अपना राज्य नहीं छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन अपने मतलब होता है ना कि यूनिटी की बात ही खत्म हो गई थी उस समय में इंडियंस में, और राजा लोग उनके अंडर काम करते थे और अपने ही लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करते थे। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और ब्रिटिशर्स को तो क्रिटिसिज्म मिल ही रहा था। सच आर्ग्यूमेंट्स कैरीड अ पावरफुल अपील एज ऑर्डनरी चाइनीज कुड सी दैट ब्रिटिश यूज्ड इंडियन सोल्जर्स इन देयर वॉर्स ऑन चाइना। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो है उससे पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा आम चाइनीज जनता पे, उनको दिखने लगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स का यूज़ करा है चाइना के वॉर्स के अंदर। यानी कि खुद के मतलब ब्रिटिशर्स इतने, क्या कह सकते हैं, इतने रिडिकुलस लोग थे कि उन लोगों ने अपनी तरफ से जो लड़ाई लड़ रहे थे चाइना की तरफ, प्रॉब्लम इनकी थी, और यूज किसको कर रहे थे, इंडियन सोल्जर्स को यूज कर रहे थे कि मरे तो इंडियन सोल्जर्स मरे, हमारे लोग बच जाए और हम इससे लड़ाई भी लड़ लें। इस चीज को भी इन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट करके समझाया ऑर्डिनरी चाइनीज को। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई हो आपको इसमें? No, ma'am. ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज हमने पढ़े हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करिए और कल हम आपकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। Thank you, ma'am. वेलकम बेटा। हैव अ नाइस डे अहेड।